अब मैं आप लोगों को आक्सीकरण एवं अपचयन की जो नई विचारधारा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो नई विचारधारा है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषित की गई है आक्सीकरण और अपचयन को। तो आक्सीकरण और अपचयन को इलेक्ट्रॉनों के आधार पर कैसे डिफाइन करेंगे? तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से उसके इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें कोई परमाणु है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? कमी होगी। अब जब इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है तो इसे ही क्या बोलते हैं? आक्सीकरण बोलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन, दो बार हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन त्यागने से उसमें इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है? कमी हो जाती है, तो इसे ही क्या बोलते हैं? आक्सीकरण। इसे ही आक्सीकरण कहते हैं। और इसी का रिवर्स कर देंगे तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, तब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई परमाणु है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग देता है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है? कमी होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आक्सीकरण बोलेंगे। इसको आसानी से याद करने के लिए जो दो छोटे छोटे ट्रिक है हमारे पास। पहला ट्रिक है OIL। OIL याद कर ले, इससे हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और दूसरा याद कर लेंगे रिग, RIG। O से हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन, I से हो जाएगा इज, L से हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। OIL याद कर लेंगे तो बस इतना याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है? कमी होती है, तो उसे हम लोग बोलने उसका वो क्या हो रहा है? आक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह से रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होगा कि गेन माने क्या? प्राप्त करना। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्राप्त करता है, गेन करता है, तो उसे क्या बोल देंगे? रिडक्शन बोल देंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या है? कॉपर आयन है, कॉपर आयन Cu++, और यहाँ पे क्या है? Mg है, मैग्नीशियम। अब ये क्या करता है? कॉपर प्लस जब Mg से क्रिया करेगा तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ऑलरेडी क्या है? कम है। 2+ का मतलब ये होगा कि उसने अपना दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? किसी को डोनेट कर दिया है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और इसके पास इसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या किया कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इसको दे दिया। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये Cu++ से क्या हो जाएगा? उदासीन अवस्था में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा? Cu केवल प्लस हो जाएगा। इस तरह से ऐसे ये बना। और दूसरा जो अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा? Mg से 2Mg पे 2 माइनस आ जाएगा। तो देखने को ये मिल रहा है हम लोगों को कि कॉपर प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से कम था, अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हुई। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया? रिडक्शन का। ये हमारा क्या हो गया? रिडक्शन। कॉपर कॉपर 2+ से कॉपर का बनना क्या है? रिडक्शन है। उसी तरह से Mg से Mg2+, इसमें क्या हो रहा है कि Mg जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन इस क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, आक्सीकरण हो गया, उपचयन हो गया। अगला एग्जांपल की बात करें तो सोडियम उदासीन अवस्था में जब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो सोडियम से क्या बना देगा? सोडियम प्लस आयन बना देगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों में कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों में कमी हो गई तो इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोल देंगे। ये हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कॉपर प्लस पहले से क्या है? आयन के रूप में है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हमारा क्या बना देगा? उदासीन कॉपर बना देगा। तो इस तरह से हमारा इसका बनना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। आक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आक्सीकारक किसे कहेंगे और अपचायक किसे कहेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और ये इस टॉपिक से कम 1 से 2 नंबर का प्रश्न आने की संभावना होती है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझे। आक्सीकरण और अपचयन को यदि आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं तो आक्सीकारक और अपचायक को समझने में क्या होगी? आसानी होगी। यदि आप लोग आक्सीकारक और अपचायक को समझना चाहते हैं तो एक बार
वीडियो को रिवाइंड करके ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा है उसको अच्छे से क्या कर लें, समझ लें। हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से अंग्रेजी में जानेंगे इसको। तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस परमाणु, अणु अथवा आयन का क्या होता है, अपचयन होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हमारे पास एक ऐसा परमाणु जरूर होगा जिसका क्या होता है, अपचयन होता है। यदि वो रेडॉक्स अभिक्रिया है तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस परमाणु, अणु अथवा आयन का क्या होता है, अपचयन होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। अब चूंकि अपचयन हो रहा है उसका, तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पीछे पढ़ा है कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जब अपचयन होता है तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑक्सीकारक होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकारक होता है वो क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके अपने कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि कर लेता है। अगला टॉपिक है अपचायक किसे कहेंगे। अपचायक इसका जस्ट उल्टा है। रासायनिक अभिक्रिया में जिस परमाणु, अणु अथवा आयन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको अपचायक, और जिसका क्या होगा, अपचयन होगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। अब चूंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा के अनुसार हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो मतलब जब ऑक्सीकरण होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जो अपचायक पदार्थ होगा हमारा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अक्सर कंफ्यूजन इस बात को लेकर के होता है कि ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक में क्या अंतर है, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक में क्या अंतर है, अपचयन और अपचायक में क्या अंतर है। तो ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि ऑक्सीकारक क्या है, उस रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाला एक हमारा क्या है, पदार्थ है। वह अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अथवा आयन हो सकता है। उसी प्रकार से अपचायक क्या है, अपचायक एक पदार्थ है, जबकि अपचयन क्या है, अपचयन एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, कापर क्लोराइड है। जब कापर क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है तो वो क्या बनता है, कापर अवक्षेपित कर देता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग किस में दे सकते हैं, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का भी क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कापर क्लोराइड में से क्या कर रहा है, कापर को विस्थापित कर दे रहा है। तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का भी क्या है, एक उदाहरण है। अब यहाँ पे कापर जो है क्लोराइड के रूप में है, तो इसका मतलब जब कापर आयन अलग होगा तो उसमें 2 प्लस चार्ज रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, जब क्लोरीन को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे तो देखेंगे तो कापर पे क्या है, 2 प्लस प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि कापर में 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम अकेले है तो वो उदासीन अवस्था में है, वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए बाहरी कक्षा में उतना है पहले से ही। अब इधर जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो ये कापर ये क्या बन गया, उदासीन बन गया। मतलब ये क्या किया कि कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तभी तो इसके पास कुछ नहीं है, उदासीन बन गया। इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन मिला कहाँ से होगा, यही मैग्नीशियम क्या किया होगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा। जो अब इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या बन गया, उदासीन बन गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। और क्लोरीन क्या है, ऑलरेडी से इलेक्ट्रॉन अधिक रखने वाला है। ये और ये आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देंगे। इस तरह से कापर प्लस प्लस से कापर बन गया और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस प्लस बन गया। तो कापर प्लस प्लस बनने से कापर प्लस बनने की जो क्रिया है उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके मैग्नीशियम Mg प्लस प्लस बना दे रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पे अपचयन हो रहा है तो अभी हम लोगों ने क्या बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ये हमारा CuCl2 का क्या हो गया, एक प्रकार का ऑक्सीकारक जैसे कार्य करेगा इस रासायनिक अभिक्रिया में। जब ये ऑक्सीकारक हो गया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, अपने आप ही अपचायक हो जाएगा। क्यों अपचायक है ये, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है।
उसी प्रकार से बात करेंगे दूसरे रासायनिक अभिक्रिया की। तो यहाँ पे लेड सल्फाइड की अभिक्रिया जो हम लोग कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाता है, लेड सल्फेट बनाता है। तो चूंकि ये पुरानी अवधारणा से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि लेड सल्फाइड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना जब ऑक्सीकरण है, इसका मतलब इसका यह एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, लेड सल्फाइड अपचायक है। अगले एग्जांपल की बात करेंगे तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। जब एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन का इसमें योग हो जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है, एथिल एल्कोहल। ठीक है। अब इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हो गया। तो पुराने विचारधारा की परिभाषा से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, अथवा ऑक्सीजन क्या होता है, पृथक होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचायक। इस प्रकार से हमारा एसिटाल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल का बनना एक प्रकार से कैसी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, अपचायक हो गया। अपचयन अभिक्रिया हो गई, अपचयन। अब जिसका अपचयन होता है ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो अपचयन मतलब जिसका अपचयन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड क्या हो गया, एक प्रकार का ऑक्सीकारक हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 से 2 नंबर का प्रश्न आने की संभावना होती है। टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि ऑक्सीकारक पे टिप्पणी लिखिए, अपचायक पे टिप्पणी लिखिए। ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किताब उताब ले लीजिए और अच्छे से क्या करिए, घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। ऑक्सीकारक और अपचायक को समझने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो उसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ संपन्न होती हैं, चाहे साथ साथ होती हैं, उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका देखेंगे वर्ड कैसा है, RED रेड और OX, इसी को मिला करके क्या बनाया गया है, रेडॉक्स बनाया गया है। तो RED जो पार्ट है वो किसका है, रिडक्शन वाला पार्ट है, और OX से क्या कौन सा पार्ट आएगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये होगा कि रिडक्शन भी होगा और क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, साथ साथ होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, कॉपर बना देता है और जल का एक अणु बनता है। इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ से बन गया कॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया, पृथक हो गया। तो ऑक्सीजन का अलग होना हमने क्या बताया था, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन अलग हुआ जिसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अभिक्रिया हो रही है कौन सी अभिक्रिया है, एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन से क्या बन गया, H2O बन गया। यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लेड हमारा है, जब कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर को यहाँ से अवक्षेपित कर देता है, विस्थापित कर देता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। लेड जो है हमारा क्या करेगा, अधिक सक्रिय धातु, अधिक क्रियाशील धातु है कॉपर की तुलना में। तो ये क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा और उसके जगह पे खुद आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, और यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर अवक्षेप के रूप में अलग हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए चूंकि यहाँ पर न तो हमको ऑक्सीजन दिख रहा है न तो हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई मतलब आवेश नहीं है। इसका मतलब इसके पास कितना, जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसकी बारीक कक्षा में उतना है, मतलब ये उदासीन अवस्था में है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने दो क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ गया। इसका मतलब ये होगा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, तभी 2 क्लोरीन आके क्या होंगे, जुड़ेंगे। तब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 प्लस प्लस। अब यहाँ पे Cu जब Cl2 के साथ रहेगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके पास 2 प्लस प्लस होगा, तभी 2 क्लोरीन आके जुड़ेंगे। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कॉपर के पास क्या है, 2 प्लस प्लस है। इस प्रकार से हमारा देखेंगे तो लेड ने क्या किया, लेड से लेड प्लस प्लस बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस प्लस कब बनता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अब मैंने अभी क्या बताया था कि OIL का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही है, लेड से लेड प्लस प्लस बन गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जब एक ऑक्सीकरण होता है तो दूसरा अपने आप क्या बन जाता है, अपचयन हो जाता है। यहाँ पे इतना सोचने की बात नहीं, जब एक ऑक्सीकरण दूसरा क्या होगा, अपचयन होगा। चेक कर लेते हैं कैसे। यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस है, इसका मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है पहले से, तभी प्लस प्लस अवस्था में है। अब यहाँ पे कॉपर जो उदासीन हो गया, मतलब इसने कहीं से क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, उदासीन बन गया। तो अभी मैं बताया था कि RIG, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कहीं से प्राप्त किया, तभी तो उदासीन बना है। इसका मतलब कॉपर क्लोराइड से कॉपर का बनना एक प्रकार से कैसी अभिक्रिया हो गई, अपचयन की अभिक्रिया हो गई। तो ये हमारा एक ऐसा अभिक्रिया हो गया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानेंगे। अब बात करते हैं MnO2 जब क्रिया करता है किसके साथ, HCl के साथ, तो बनाता है MnCl2 H2 और यहाँ पे क्या, Cl2। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि MnO2 है, O2 माने क्या, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जब Mn वाला पार्ट है तो यहाँ पे Cl2 हो गया, मतलब इस Mn के साथ यहाँ पे क्या हो गया, O2 अलग हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, पृथक हो गया। तो ऑक्सीजन का पृथक होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसका मतलब MnO2 से MnCl2 का बनना कैसी अभिक्रिया है, रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे बात करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, हाइड्रोजन को नहीं लेंगे, H2 को नहीं लेंगे। लेकिन जब HCl से बात करेंगे Cl2 की, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के साथ कुछ जुड़ा है नहीं, सिर्फ अकेले अकेले क्या है, क्लोरीन है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, तो हाइड्रोजन का पृथक होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है और MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये हमारी अभिक्रिया कौन सी हो गई, रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों की दोनों साथ साथ हो रही हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक की। तो चूंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। मैं अभी पढ़ाया हूँ पीछे कि जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक। ये हमारा क्या है, ऑक्सीकारक, और ये हमारा क्या है, अपचायक। इसको देख करके बताएं। ऑक्सीकरण हो रहा है लेड का, लेड क्लोराइड में, तो इसका मतलब लेड क्या है, अपचायक है। CuCl2 का अपचयन हो रहा है कॉपर में, इसका मतलब CuCl2 क्या है, ऑक्सीकारक है। MnO2 का अपचयन हो रहा है MnCl2 में, इसका मतलब क्या हुआ कि MnO2 क्या है, ऑक्सीकारक है। और HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है Cl2 में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCl क्या हो गया, अपचायक हो गया। तो बस यही है हमारी क्या, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया के बाद हम लोगों की अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें से हमको क्या मिलेगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, ऊष्मा निर्मुक्त होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए परिभाषा कैसे देंगे इसको देखते हैं हम लोग कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में से ऊष्मा निर्मुक्त होती है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो वहां पे क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के अमोनिया का निर्माण करते हैं तो इसके बाद हम लोगों को क्या मिलती है, 92 किलो कैलोरी की ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ये हमारा एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ को क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, और उसके साथ साथ हमको क्या मिलता है, ऊष्मा भी उसमें से निर्मुक्त होती है। इस प्रकार से C+O2 से हमारा बना CO2 प्लस क्या, ऊष्मा निर्मुक्त हो गई। ये भी हमारे एक प्रकार से कैसा एग्जाम्पल हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तीसरा एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम लोग क्या करते हैं, चूने को ले लेते हैं और चूने में पानी मिलाते हैं और उसको कुछ समय के लिए क्या करेंगे, घोलेंगे। तो कुछ समय बाद फिर बर्तन को जब बाहरी दीवार को टच करेंगे तो देखेंगे कि उसका तापमान क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। तो अचानक से ये तापमान कैसे बदल गया, कैसे बढ़ गया, तो होता ये है कि जब चूने को क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या करते हैं, बुझा हुआ
चूल्हा कहते हैं, और उसमें से हमारी क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। इस प्रकार से ऊष्मा का निकलना, तापमान का वृद्धि होना, ये सब इससे स्पष्ट होता है कि हमारी अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन भी एक प्रकार से क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं। अब वो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो उनका विभिन्न एंजाइम के द्वारा क्या होता है, विघटन होता है, अपघटन होता है। और विघटन और अपघटन होने के पश्चात लास्ट में वो किस रूप में बदल जाते हैं, ग्लूकोज के रूप में बदल जाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। कोई ग्लूकोज बनेगा तो कोई फ्रक्टोज बनेगा, कोई सुक्रोज, मतलब कुछ इस प्रकार से क्या होंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वही ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो अपघटन के बाद ग्लूकोज बना है उससे क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा, और उससे हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और उसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को करने में, खेलने में, कोई भी काम करने में करते हैं। इस प्रकार से श्वसन भी क्या है, एक प्रकार से हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में पूछता है कि आप कैसे जानेंगे कि श्वसन क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो रिएक्शन को याद रखेंगे, इसको C6H12O6 प्लस 6 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो हमको मिलेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या मिला है, 6 जल के अणु निकल रहे हैं। यहाँ भी 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 क्या है, H2O है। अगली रासायनिक अभिक्रिया हम लोग की है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी का मतलब क्या, जो ऊष्मा को अवशोषित करेगी। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने में ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है, चाहे ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को इतनी आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है। तो 180 किलो जूल की जब उसको ऊष्मा देंगे तब जाके ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगी, और हमारा क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होगा, NO का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये हमारा कैसा हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल है कार्बन प्लस सल्फर। जब कार्बन की अभिक्रिया कराते हैं सल्फर गंधक के साथ तो हमको इतनी आसानी से अभिक्रिया नहीं हो पाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि ऊष्मा देना पड़ता है। और जब उसको ऊष्मा देंगे तो कार्बन और सल्फर मिल करके कार्बन डाइसल्फाइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया सब, रासायनिक अभिक्रिया सब एक एक करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पढ़ाई कर ली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा, फिर ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, और अंत में हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया थी ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसको यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अधिक क्या है, इम्पोर्टेंट। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण की जो अभिक्रियाएं हैं वो कहाँ कहाँ संपन्न होती हैं। तो इसमें हमारा पहला है संक्षारण, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे कोरोजन। संक्षारण जानते होंगे कुछ लोग, इसके बारे में पढ़े होंगे। तो जब कोई धातु अपने आसपास रखे अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है अथवा क्षय होने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोल देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, लोहे का एक छड़ है। अब लोहे के छड़ को ऐसे खुले हवा में छोड़ देंगे तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे वायु के संपर्क में आएगा तो उसके ऊपर का जो परत है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और उसके ऊपर जंग लग जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि लोहे का क्या हो गया, संक्षारण हो गया। ठीक है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अथवा आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसके जो सबसे ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, क्षय होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे कि लोहे पर क्या होता है, जंग लग जाता है, वो भी एक संक्षारण का उदाहरण है। तांबे का जो बर्तन होता है उसको क्या करेंगे, वायु में छोड़ देंगे तो उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। वो क्यों चढ़ जाती है, इसका मतलब ये होगा कि उसका भी क्या हो गया, संक्षारण हो गया। चांदी के जो बर्तन होते हैं, आभूषण होते हैं,
उसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। वो भी एक प्रकार से क्या हो जाता है, उसका भी संक्षारण हो जाता है। अब संक्षारण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि धातुओं के ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिससे कि वो वायु के सीधे संपर्क में न आ पाए। और जब वो वायु के सीधे संपर्क में नहीं आएगी तो उसका क्या हो जाएगा, संक्षारण नहीं हो पाएगा। धातुओं के संक्षारण की सबसे एक इम्पोर्टेंट विधि इसको बोलते हैं क्या, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या करते हैं हम लोग, धातु के ऊपर जिंक धातु की क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। और जब जिंक धातु की परत चढ़ा देंगे तो उसके जो जिंक है वो क्या करेगा, मतलब वायु के संपर्क में आने से उस धातु को क्या करेगा, बचाएगा, जिससे वो धातु हमारी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी और वह संक्षारित नहीं हो पाएगी। हमारे जितने भी पुल बनते हैं, बड़े बड़े लोहे से बनने वाले जो बड़े बड़े मतलब क्या है, टावर हैं, पुल हैं, वो क्या होता है कि संक्षारण की वजह से धीरे धीरे उनको क्या होती है, बहुत अधिक हानि पहुंच जाती है। तो इससे हमको क्या करना पड़ता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत अधिक मेंटेनेंस का खर्च देना पड़ता है, पहुंचाता है। अगला हम लोग का टॉपिक है विकृत गंधिता। अब हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास कोई वसा युक्त पदार्थ है या फिर तेल युक्त पदार्थ है, उसको क्या करेंगे, लंबे समय तक छोड़ के रख देंगे तो वो क्या करेगा, वायु के संपर्क में आने की वजह से वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब ऑक्सीकृत हो जाएगा तो उसका जो स्वाद होगा वो पहले जैसा अब नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि उसका स्वाद क्या हो गया, बदल गया। तो स्वाद बदल जाना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। तो वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वे क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जिससे उनका स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, विकृत गंधिता बोल देते हैं। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसको ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जहाँ पे वायु न पहुंच पाए, वायु रोधी बर्तन में रखना चाहिए। जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं, वो चिप्स के पैकेट में क्या कर देते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब वो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन वायु ऑक्सीजन से क्या है, कम क्रियाशील है। तो जो नाइट्रोजन रहेगा वो क्या करेगा, खाद्य युक्त पदार्थों से क्रिया नहीं कर पाएगा, और जब क्रिया नहीं करेगा तो उसको क्या करेगा, लंबे समय तक स्टोर करके बढ़िया से रखेगा और उसका स्वाद पहले जैसा हमेशा हमेशा बना रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेसन नंबर 1 हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा पढ़ लिया। कुछ प्रश्न दूंगा मैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी हाई स्कूल की किताब में, यूपी बोर्ड की किताब में दिया हुआ है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कुछ प्रश्न दूंगा मैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी की किताब में कुछ प्रश्न दिया हुआ है एनसीईआरटी की किताब में, आप लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से देखकर सॉल्व करेंगे और किताब खरीद लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। जितना अधिक नंबर हम लोग गेन कर लेंगे वो हमारे भविष्य के लिए क्या रहेगा, उतना अच्छा।